क्या फर्क पड़ेगा मैं एमएलए एमपी बनूं या ना बनूं? अगर मैंने मेरे समाज में सैकड़ों एमएलए एमपी पैदा कर दिए तो तुम्हारी जड़ें हिल जाएगी, मेरे एक के बनने से कुछ नहीं। हम राजनीति को प्रभावित क्यों नहीं कर पा रहे? और कौन है जो हमें राजनीति के लिए एक तरह से कहा जाए तो हमें मजबूर कर रहा है, या फिर उसके बिना हम राजनीति में जा नहीं सकते? उसे परखना होगा, उसे पहचानना होगा। जिसको हम बार बार कहते हैं कि यहां पर अभी 71% जो हमारा ओबीसी है, 71% है पूरे भारत में, और वो मांगने की लाइन में खड़ा है। शेड्यूल्ड कास्ट का परसेंटेज बढ़कर 18.5 हो गया है, मांगने की लाइन में खड़ा है। 7.5 से 8.5% ट्राइब हो गया है, मांगने की लाइन में खड़ा है। ये 97% लोग अगर मांगने की लाइन में खड़े हैं तो जरा थोड़ा दिमाग लगाओ कि देने वाला है कौन? लोकतंत्र में देने वाला कौन होता है? जिसकी संख्या ज्यादा होती है। लेकिन ज्यादा संख्या वाले सारे मांगने की लाइन में खड़े हैं, तो ये देने वाला है कौन? और इसी को हम अपनी भाषा में कहते हैं आपका सामाजिक दुश्मन, आपका राजनीतिक दुश्मन, आपका धार्मिक दुश्मन और आपका आर्थिक दुश्मन। अब अगर वो दुश्मन है तो आपको अपने में और दुश्मन में झांक करके देखना होगा, जिस दृष्टि और जिस नजरिए से हम देखते हैं। हमारा समाज बहुसंख्यक समाज है। जैसे कांसीराम साहब ने बहुजन कहा, ये बहुसंख्यक समाज एससी, एसटी, ओबीसी और एक अल्पसंख्यक समाज जिसे तथाकथित सवर्ण कहा जाता है, और सवर्णों में भी श्रेष्ठ माना जाने वाला 1 या आधा % जो भी XYZ है, उसके पास क्या हुनर है और आपके पास में क्या कमजोरी है? अगर इन दो चीजों को आज मेरी बात सुन करके आपने समझ लिया तो मैं गारंटी से कहता हूं आप राजनीति को प्रभावित करने वाले बन जाएंगे। और जब तक आप राजनीति को प्रभावित करने वाले नहीं बनेंगे और सिर्फ राजनीति से प्रभावित होने वाले बनकर रहेंगे, ये लोग तुम पर ऐसे ही शासन करते रहेंगे और तुम ऐसे ही मांगने वालों की लाइन में खड़े रहोगे। चाहे फ्री का गेहूं मांगो, चाहे 2 रुपए किलो का गेहूं मांगो, चाहे प्रधानमंत्री आवास मांगो, चाहे पेंशन मांगो, चाहे कुछ भी मांगने वालों की लाइन में ही खड़े रहो। आप थोड़े आगे बढ़ गए तो टिकटों वाली लाइन में लग जाएंगे, लेकिन मांगने वाली, वहां भी मांगने का ही मामला है। वहां पर भी तुम्हारा अधिकार नहीं है कि तुम जाके लेके आ जाओ, वहां पर भी तुम्हारा अधिकार नहीं। इसलिए राजनीति को प्रभावित अगर करना है तो 2 चीज आपको गांठ बांध लेनी होगी या समझ लेनी होगी। पहली, हमारी कमजोरी क्या है? हमारी कमजोरी है हमारा विभाजन। हमारी कमजोरी क्या है? हमारा विभाजन, हमारा बंटवारा, ये है हमारी कमजोरी। हम कहने को तो 97% है कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर। अभी हमारा युवा साथी संविधान बता रहा था, और उस संविधान के तहत हम लोग 97% हैं, 97%। लेकिन जब हमारा विभाजन होता है तो हम 0.01 या फिर और 0 लग सकते हैं उसमें। हम वहां जाकर के खत्म हो जाते हैं। ये विभाजन जो हमारा सामाजिक विभाजन है, ये सामाजिक विभाजन हमें ताकत नहीं बनने देता, जिसकी वजह से हम लोग हमेशा कमजोर और मांगने वाले बने। अब दूसरी बात, दोनों को विस्तार से बताऊंगा आपको। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत क्या है? जो संख्या में 0.5% या 1% है, टोटल सवर्णों
5% या 1%, टोटल 3% में से भी आधा परसेंट, उसके पास ताकत क्या है? उसके पास ताकत है घुसपैठ। क्या ताकत है? घुसपैठ। वो आपके बीच में कब घुसता है, घुसपैठ करता है और आपका विभाजन कर देता है, ये आपको पता ही नहीं चलता। आपको पता ही नहीं चलता, वो आपका विभाजन करके चला जाता है। उसकी सबसे बड़ी ताकत है घुसपैठ। वो घुसपैठ करके, घुसपैठिया बन करके आपके समाज की ताकत को तोड़ता है, आपका विभाजन करता है और आपका विभाजन आपकी कमजोरी होता है, जिसकी वजह से हम लोग कभी सत्ता में अपनी स्वतंत्रता या इंडिपेंडेंट राज में नहीं आ सकते। हमें मोहताज होना पड़ता है, कभी टिकटों का, कभी बोर्ड के मेंबरों का, कभी बोर्ड के अध्यक्षों का, हमें वहां जाकर के मांगना पड़ता है। अब इस बात को समझेंगे कि विभाजन क्या है। विभाजन कोई हमारे समाज का एक प्रकार का विभाजन नहीं है। हमारा विभाजन सैकड़ों प्रकार का विभाजन है। सबसे पहले दुश्मन के द्वारा हमारा किया गया विभाजन 6743 जातियों का विभाजन। इसका जातियों का विभाजन। आज बैनर SC ST दोनों का लगा है, अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति दोनों का लगा हुआ है, लेकिन गारंटी के साथ में इस सम्मेलन की जब बात उठेगी तो कहेंगे तो मेघवालों का, क्योंकि जो समाज में जागा हुआ है वो आगे रहकर काम करता है, वो आयोजन करता है, और वो जो आगे रहकर आयोजन करता है तो वो दिखाई देता है, और जब वो दिखाई देता है तो उस पर आरोप लगता है कि ये तो सारे मेघवाल कर रहे हैं। जो पीछे है उसको हमारा दुश्मन अंदर घुस करके कहता है, देखो देखो तुम्हें कोई पूछता है, ये सारे मेघवाल देखो देखो। हमारे समाज की जो ताकत है उसको वो बांट करके ले जाता है, फिर हम अकेले खड़े रह जाते हैं और अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। हम SC ST के वोटों की बात करते हैं तब तो हम 40 और 80 हजार की बात पे आ जाते हैं। जब हम जाति पे आते हैं तो वही हम लोग 10-15 हजार पे या 10,000 पे 15,000 पे आगे अटक जाते हैं। जातियों का विभाजन। अब इसमें बात एक आएगी कि जाति के नाम पर हमारे दुश्मन ने हमारे बहुत सारे टुकड़े किए और आज भी एक दूसरे का दुश्मन बनाकर रखा हुआ है। अगर कोई आयोजन करके ऐलान कर देता है मेघवाल, तो रेगन नहीं आएगा, सांसी नहीं आएगा, दूसरी किसी भी SC की जातियों के लोग नहीं आएंगे, कहेंगे ये तो इनका है, ये कर रहे हैं। OBC के अंदर अगर कोई आगे रह करके जनजाति की बात करता है तो कहेंगे ये जाटों का है, डांट कर रहे हैं। अरे भाई, जगाने का काम वही कर सकता है जो जागा हुआ होता है। जो खुद ही सोया हुआ है वो जगाने का काम कैसे कर सकता है? और हम उससे उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि हमें कोई सोया हुआ व्यक्ति जगाने आ जाएगा? जगाने के लिए जागृत होना जरूरी है, और जो समाज का वर्ग, जो जाति, जो समुदाय जागा हुआ है वो दूसरों को जगाने का काम करे, ये उस जागे हुए की जिम्मेदारी। मैं अक्सर बात कहता हूं कि गांव में अगर आग लगी हो और 4 आदमी अगर बैठे कहीं पर बात कर रहे हो रात में, या कोई बीड़ी फूंक रहे हो और अगर आग लग जाए, तो उन 4 जागृत लोगों की जिम्मेदारी है कि वो गांव के लोगों को जगाए और उस आग पर कंट्रोल करे, ताकि लोगों को मरने से बचाया जा सके। ये जागे लोगों की जिम्मेदारी है। दोषी वो नहीं है जो सो रहे हैं भर नींद में। हमारे समाज के लोग सोए हुए हैं, उन सोए हुए लोगों को जगाना हमारी जिम्मेदारी है। मैं ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं किस वर्ग से आता हूं, ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं किस जाति से आता हूं। अगर कोई मुझे भील समझ करके मुझे फॉलो कर रहा है तो ये गलत है, बिल्कुल ही गलत है। अगर मुझे कोई ST के नाम से फॉलो कर रहा है, गलत है।
बिल्कुल ही गलत है। और यहां तक कि कोई अगर मुझे SC ST का मान करके फॉलो कर रहा है तब भी ठीक नहीं। मूल निवासी तब भी गलत तो नहीं कह सकता, लेकिन ठीक नहीं। ठीक तब होगा जब मुझे SC ST OBC और माइनॉरिटी यानी कि संपूर्ण भारत के इंडिजीनियस पीपल उनका अगर मुझे समझ करके कि ये भारत का इंडिजीनियस पीपल है, इसलिए हम इसको फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हम इसको कार्यक्रम में बुला रहे हैं, इसलिए हम इसको बोलने का वक्त दे रहे हैं, तब तो ठीक है। और अगर ये सोचते कि भील है इसलिए बुला रहे हैं तो आपकी सोच गलत है। ये जातियों का विभाजन बाबा साहब अंबेडकर ने जिस जातियों का निर्माण करने में उन लोगों को सदियां लगी, लगभग 2000 वर्ष लग गए, 2000 वर्षों की उस मेहनत के ऊपर बाबा साहब अंबेडकर ने चंद मिनटों में पानी फेर दिया, चंद मिनटों में। और उन्होंने इस कास्ट, भारत के कास्ट सिस्टम को क्लास सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। क्या? क्लास। अब संविधान के अनुसार भारत में जाति नहीं है, भारत में वर्ग है। क्या है? वर्ग है, क्लास है। इसलिए आपने यहां पर लिखा है अनुसूचित जाति जनजाति। ये दो क्लास है, एक अनुसूचित जाति और एक अनुसूचित जनजाति। ये दो क्लास है, वर्ग है। और इन दोनों वर्गों में मिलाकर के 3000 जातियां समाहित है। कितनी? 3000 जातियां समाहित है। बाबा साहब अंबेडकर जैसा हुनरबाज तो इस दुनिया में ना तो हुआ और ना होने वाला है, जिन्होंने उन शातिर लोगों की 2000 वर्षों की मेहनत को एक चुटकी में खत्म कर दिया, एक झटके में खत्म कर दिया। ऐसा कोई हुनरबाज दुनिया में आपको मिलने वाला नहीं है। ऐसे ही हम लोग जय भीम नहीं करते। 1152 जातियां हैं पूरे भारत में जिनको ST का सर्टिफिकेट मिलता है, ST का। और 1848 जातियां हैं जिनको पूरे भारत में एक सर्टिफिकेट मिलता है, SC, शेड्यूल्ड कास्ट। बाबा साहब अंबेडकर ने ये वर्ग निर्माण किए, कास्ट को खत्म किया। और 3743 जातियां मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर जो बैकवर्ड है, जिनको बैकवर्ड क्लास कहा गया, पिछड़ा वर्ग, ये बैकवर्ड क्लास यानी पिछड़ा वर्ग है, ये जाति नहीं है। वहां पर जाट लड़ता है, वहां कुम्हार लड़ता है, वहां रबारी लड़ता है, वहां माड़ी लड़ता है, तो फेल हो जाता है, तो वो फेल हो जाता है। अगर वहां क्लास लड़ता और OBC लड़ता तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें हराने के लिए काबिल नहीं है। और जो आज बंटवारे की बात करते हैं, जो आज टिकटें लेकर के हमारे लोगों को टिकटें बांटने का अधिकार लेके बैठे हैं, वो लोग तुम्हारे वहां घर में झाड़ू निकालने आ जाएंगे। कहीं हो सके तो एक आध टिकट हमें भी दे दें। वो आएंगे आपके पास जो आज टिकटें बांटने का पावर रखते हैं। अगर आपके अंदर वर्ग पैदा हो गया, आपने जाति को छोड़ दिया, वर्ग को बांध दिया, बहुत ही अच्छी शुरुआत मानता हूं मैं आप लोगों को। इससे आगे जब भी कोई सम्मेलन हो तो इसमें तीसरा नाम और चौथा नाम भी जोड़ दिया जाए, SC ST OBC और माइनॉरिटी का संयुक्त महासम्मेलन। उसके बाद देखना कि उसके घर में किस प्रकार से अड़कम बच जाता है। जो 0.5% तुम्हारी टिकटें देने की दावेदारी करता है, तुम्हारा रिजर्वेशन देने की दावेदारी करता है, जो देने वाला बनकर बैठा हुआ है, जो आपको भिखारी और भिखमंगा बना रहा है, उसके घर में क्या हो जाएगा कमाल आप देख लोगे अगर आपने अपने वर्ग को पहचान लिया। हाँ, हम जानते हैं उत्तर प्रदेश में यादव, हरियाणा में जाट, राजस्थान के अंदर जाट, गुजरात में पटेल। इस प्रकार से पूरे देश के हर राज्य के अंदर कहीं न कहीं एक जाति होती है जो अग्रणी होती है, जिसकी ताकत होती है, जिसके अंदर जनजागरण होता है। उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने दूसरे भाइयों को भी जगाए।
शेड्यूल कास्ट में कहीं चमार के नाम से जाना जाता है, कहीं वणकर के नाम से जाना जाता है, कहीं जाटव के नाम से जाना जाता है, हमारे यहाँ मेघवाल के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से कहीं मादी और मातक के नाम से जाना जाता है, कहीं माला और मादी के नाम से जाना जाता है। ये वर्ग, ये जातियां हैं जो वहां की अग्रणी और मार्शल फॉर्म होती है। उन्हें अपने भाइयों को साथ लेकर के वर्ग निर्माण करना चाहिए। अगर वर्ग निर्माण हो गया, दुनिया की कोई ताकत आपको गुलाम नहीं पाती। उसके बाद संगठित और संघर्ष। हमारे लोगों ने क्या किया? शिक्षा तो मिल ही गई, संवैधानिक अधिकारों की वजह से शिक्षा मिल गई। शिक्षा मिलने के बाद संगठित हो गए। और संगठित कैसे हुए मालूम है? संगठित हुए ऐसे कि जातियां तो हमारी 6743 ही है, लेकिन हम संगठित ऐसे हुए कमाल के संगठित हुए कि 2.5 लाख संगठन बना डाले। पूरे भारत में 2.5 लाख संगठन रजिस्टर्ड है। 2.5 लाख तो रजिस्टर्ड है। हम इतने महान निकले बाबा साहब अम्बेडकर के आगे, और हमने अपने आप को समाज के संगठित किया कि हमने उन 6743 टुकड़ों को 2.5 लाख टुकड़ों में बांट दिया। 2.5 लाख टुकड़ों में। और कोई भी एक संगठन वाला दूसरे के मंच पे आने को तैयार नहीं। ये तो उनका प्रोग्राम है, हमारा तो नहीं। ये तो तोलाराम जी ने लगाया, हम क्यों जाए? हम संगठनों में विभाजित हो गए। बाबा साहब ने संगठित होने का कहा, हम संगठनों में विभाजित हो गए और ज्यादा टुकड़े हो गए। और जब संघर्ष का मामला आया तो निश्चित रूप से 2.5 लाख संगठनों में क्या होगा? संघर्ष ही होगा, और महासंघर्ष होगा। संघर्ष ही नहीं, महासंघर्ष। और वो महासंघर्ष चल रहा है। इसलिए हम विभाजित हैं, इसलिए हम इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। हम संगठनों में विभाजित हैं। बाबा साहब ने जातियां खत्म की, हमारे दुश्मन ने संगठन बना करके कह दिया अपनी अपनी ढकली रखना अपना राग। हम संगठन बना करके खुश हो गए। तीसरा हमारा विभाजन राजनीतिक विभाजन, जिसे मैं सबसे ज्यादा खतरनाक भी मानता हूं। कम से कम हमारे संगठन 2.5 लाख है, लेकिन आइडियोलॉजी तो एक है। उद्देश्य भले ही थोड़ा थोड़ा सबका अलग हो, किसी का रोजी रोटी का हो, किसी का पेट भराई का हो, किसी का थोड़ा टिकट का हो, किसी का थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये बुरा नहीं, अपराध नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सत्यानाश जो हमारा हुआ वो राजनीतिक विभाजन से हुआ। दो भाइयों के बीच में अगर किसी बात को लेकर के छोटा मोटा झगड़ा है, जमीन को लेकर के झगड़ा है, या किसी थोड़ी मोटी मानतान संपत्ति के लिए झगड़ा है, और अगर एक भाई कांग्रेस में है तो दूसरा बीजेपी में जाएगा, ये उधर है तो मैं नहीं जाऊंगा। हमारे धड़े के धड़े आपस में बटे हुए हैं। हम पूरे 5 साल तक एकता की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं। जब चुनाव आता है तो सारे बंट जाते हैं और अपनी अपनी गुफा में घुस जाते हैं। ये हमारा राजनीतिक विभाजन जो दुश्मन के द्वारा किया गया, हमें पार्टियों में बांट दिया, हमें पार्टियों के खेमों में बांट दिया, और उससे भी वो संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने क्या किया? ये बड़ी कमाल की और समझने वाली बात है। उन्होंने आगे जाकर क्या कहा? जब साहब कांसीराम जी ने इस देश में ये साबित करके दिखा दिया कि कोई कांग्रेस और बीजेपी ही नहीं, इसके अलावा भी राजनीतिक दल हो सकते हैं, तो उन्होंने राजनीतिक दल खड़ा किया। और जब राजनीतिक दल खड़ा किया तो दुश्मन के खेमे में आग लग गई कि अब तो ये बहुत बड़ा क्या कहते हैं सुराख हो गया है। पहले उन्होंने क्या किया? पहले उन्होंने कांग्रेस पार्टी बनाया। कांग्रेस पार्टी बना करके जब 5-10 साल के अंदर कांग्रेस से कुछ लोग असंतुष्ट होने लगे, कुछ उम्मीद लेकर कांग्रेस में थे, उनके अनुरूप काम नहीं हो रहा था, तो उन्होंने क्या सोचा कि अब ये अगर यहां से निकलेंगे तो कोई न कोई नया दल बना देंगे। इसलिए उन्होंने बाड़े के सामने एक बाड़ा बनाया और बाड़े की बाढ़ को आपस में मिला। बाड़े 2 गेट 1, बाड़े 2 और गेट 1। इधर कांग्रेस का बाड़ा बनाया, उधर सामने जनसंघ का बाड़ा बना दिया।
जनसंघ बनाया जिसे आज भारतीय जनता पार्टी कहते हैं। इधर से निकलेगा उधर जाएगा, उधर से तंग होगा वापस इधर आएगा। अब इस बाड़े के अंदर बाढ़ को किसने तोड़ा? कांसीराम साहब ने तोड़ दिया और सुराख कर दिया, उसके अंदर सुराख कर दिया कि अब तीसरा गेट भी है, आ सकते हो। और उससे प्रभावित होकर के लालू जी, मुलायम जी, इस देश के अंदर बहुत बड़े बड़े लीडर वो भी राजनीतिक पार्टियां बनाने लगी, वे सारे क्षत्रिय दल बन गए। लेकिन आज बड़ी ही विडंबना की बात और बड़े ही दुख की बात यह है कि हम लोग राजनीतिक मामले में कितने विभाजित हो गए हैं, इसका आपको अंदाजा भी नहीं। चुनाव आयोग के अंदर लगभग मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई दिन नहीं जाता होगा, जिस दिन छुट्टी वाले दिन को छोड़कर, जहां कोई राजनीतिक पार्टी रजिस्टर्ड ना होती हो, और वो भी किसकी? हमारी। दुश्मन ने ऐसे कहा, अरे क्या बात करते, कमाल, आपके अंदर तो इतनी काबिलियत है, आप क्यों टिकटों के लिए इधर उधर मुंह मार रहे हो? तो खुद पार्टी बनाओ अपनी। हमारे आदमी को एक बार एमएलए एमपी रह गया और उसके बाद दोबारा टिकट नहीं दिया पार्टी ने, तो पार्टी बना दिया। अगर हमारे आदमी ने सोचा कि काफी टाइम से पीछे पीछे घूम रहा हूं लेकिन टिकट ही नहीं दे रहे, तो पार्टी बना दिया। हमारे समाज का आईएएस, आईपीएस, आईआरएस अगर रिटायर हुआ, चीफ सेक्रेटरी से हुआ, रिटायर होते ही पार्टी बनाया। अब सारा इतना पार्टी हो गया हमारे समाज के अंदर, इतना पार्टी हो गया कि अगर साहब जब वो चुनाव लड़ते हैं ना, तो एमएलए के चुनाव में 40-45 वोट मिलते हैं एक कैंडिडेट को, और एमपी के चुनाव में 200-250 वोट मिलते हैं। अब राजनीतिक जागरण आया हमारे अंदर भाई, राजनीतिक जागरण आया, तभी तो हमने राजनीतिक पार्टी बनाई। आप लोगों ने कहा मैं तो नहीं हूं, मैं तो सिरंद्री बालोत्रा, एक मेरा, मैं इतना नहीं मानता अपने आप को। नहीं, ठीक है, आप लोग ही चढ़ा देते हो, ठीक है, चढ़ाओ कोई बात नहीं। मैं आपसे कहता हूं कि मुझे भी कई लोगों ने आकर के कहा आप राजनीतिक पार्टी कब बना रहे हो? मैं उनको एक ही सीधा जवाब देता हूं, मैंने कहा मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा है, मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा है, तो मैं राजनीतिक पार्टी बना। अरे राजनीतिक पार्टी तो हमारे एक पुरखे ने बनाई थी, जिसे हम कहते हैं वो राजमहल था हमारा। क्या था? राजमहल। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था ना कि दुश्मन के महल में जाने से पहले अपनी झोंपड़ी को आग लगा के मत जाना। तो तुम्हारी झोंपड़ी है ना, जाओ शौक से जाओ दुश्मन के राजमहल में, कोई ऐतराज नहीं है, मगर अपनी झोंपड़ी को आग लगा के मत जाना, क्योंकि दुश्मन कभी भी तुम्हारे लात मार करके वहां से भगा सकता है, तब तुम्हारी झोंपड़ी काम आएगी। कहीं राजमहल में जाकर के उस झोंपड़ी को भूल जाओ, तो वापस आने के बाद वो झोंपड़ी भी नहीं होगी, तो कहां जाओगे? इसलिए हमारे एक महापुरुष ने हमारे समाज के अंदर एक बहुत बड़ा महल निर्माण किया कि हमारे लोगों को अगर महल में जाने का शौक है तो उनको महल बना कर दो, और उन्होंने एक महल बना दिया। और हमारे समाज की कमजोरी, हमारे समाज का विखंडन, हमारे समाज का विभाजन एक दिन इस जगह पर ला करके आ गया कि हमारे उस पुरखे के जाने से पहले ही, या फिर कह सकते हैं कि वो शारीरिक थोड़ा कमजोर होने के बाद ही हमारे उस महल पर दुश्मन ने कब्जा कर दिया, दुश्मन ने कब्जा कर दिया। हमने कई बार लोगों से कहा कि भैया इस दुश्मन के कब्जे से हमारे राजमहल को मुक्त करा दो, ये राजमहल तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए राज देगा। लेकिन लोगों ने कहा नहीं, ये तो किसी और के कब्जे में हो गया है, इसलिए एक नई झोंपड़ी और बना देते हैं, एक नई झोंपड़ी और बना देते हैं। ये झोंपड़ियां बनाते बनाते इतना हो गया है कि आज भारत के 80% आईएएस, आईपीएस और जो रिटायर है ना, सबने पार्टियां बना दी। जितने सामाजिक संगठन चल रहे थे ना, उन तमाम सामाजिक संगठनों ने भी राजनीतिक पार्टियां बना दी।
राजनीतिक पार्टी या सत्ता पाने के लिए पावर क्या होता है? वोट का पावर ना। बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको हुक्मरान बनाया, आपको शासक बनाया कि आपके वोट के बिना राजा नहीं बन सकता। इसका मतलब है तुम राजा बनाने वाले हो, किंग मेकर हो, और तुम किंग बन भी सकते हो और किंग बना भी सकते हो। ये बाबा साहब ने आपको वोट का अधिकार दिया, लेकिन उस वोट के अधिकार को इतना विखंडित कर दिया, इतना विखंडित कर दिया कि हमारे हिस्से में 500-500 आते हैं, 1000-1000 आते हैं, और उनके हिस्से में 10-12 हजार 20 हजार जाते हैं। थोड़े थोड़े होकर के वो जीत जाता है, हम हार जाते हैं। ये राजनीतिक पार्टियों में विभाजन हमारे समाज का राजनीतिक सत्यानाश का सबसे बड़ा कारण है। ये हमें समझना होगा, ये समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझे ना हम लोग, तो फिर हमारा विखंडन होता रहेगा। इसलिए जितने भी छोटे छोटे राजनीतिक दल है, अभी देख रहे हैं हम लोग, मुझे तो हैरानी होती है, पता नहीं क्या क्या नाम से लोग संगठन बना देते हैं, कि क्या सोच करके वो पार्टियों का नाम रख लेते हैं, और क्या सोच करके उम्मीद लगा देते हैं कि हम राजस्थान की विधानसभा पर कब्जा कर लेंगे और दिल्ली में पार्लियामेंट पे कब्जा कर लेंगे। क्या तीर को क्या मार लोगे तुम लोग? कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमें राजनीति से अगर हम राजनीति से प्रभावित ना होकर राजनीति को प्रभावित करना है, तो हमें ये छोटे छोटे दलों को खत्म करना होगा। इन लोगों को हमें साइड करना होगा और इनको कहना होगा, भैया तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम हमारे वोट को भी ले जाकर खड्डे में डालोगे। हम सामाजिक संगठन पे, इसलिए मैंने एक नारा दिया 2023 में, तो चलो हो सकता है कि वो संभव हो या ना हो, और 2023 मेरा टारगेट भी नहीं है। मेरा टारगेट है दिल्ली, क्योंकि यहाँ तो इम्प्लीमेंट होता है संशोधन या संविधान और अमेंडमेंट या नए कानून दिल्ली में बनते हैं, यहाँ नहीं बनते। यहाँ तो आपके बोर्ड तो जरूर बन जाएंगे, किसी का जाति का, किसी का कोई, किसी का देवी देवता के नाम से, किसी के महापुरुष के नाम से बोर्ड बन जाएंगे। यहाँ कानून नहीं बनते, कानून वहां बनते हैं। इसलिए टारगेट हमारा वो है। तो 2024 के अंदर हमने एक ऐलान किया है, जो आपकी भी ताकत बन सकता है, ध्यान रखना, इशारे में कह रहा हूं, आपकी भी ताकत बन सकता है। ये मेरा फॉर्मूला 2024 में हम नारा दे रहे हैं, जिस नारे की घोषणा हम कर चुके हैं। और यहां भी बता देता हूं कि अब की बार निर्दलियों की सरकार, अब की बार निर्दलियों की सरकार। कोई भी राजनीतिक पार्टी से टिकट लेके आएगा उसको वोट नहीं देंगे। हमारे समाज का हम खड़ा करेंगे, हम जिताएंगे और हम भेजेंगे। शायद मैं ऐसा समझ रहा हूं कि आपके इस सम्मेलन का सार पूरा हो रहा है, सार पूरा हो रहा है। हमें चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी, चाहे हमारे भाई ने क्यों नहीं बनाई, हमें उस राजनीतिक पार्टी को बिल्कुल बहिष्कार करना होगा और अपने समाज के लोग एकजुट होकर के अपना सही और कामयाब और लायक लीडर चुनना होगा और सारे इकट्ठे होकर के उसको बनाना होगा। अगर कोई पूछेगा कि आपका कैंडिडेट किस पार्टी से खड़ा है, तो आप कहना हमारे समाज में एक नई पार्टी बनाई है। क्या पार्टी का नाम है? बोला निर्दलीय पार्टी। और इसका फॉर्मूला भी मैं देने वाला हूं दिसंबर में। अभी तो नहीं दूंगा, क्योंकि अभी आचार संहिता लोग धंधे में लगे, कोई हमारी सुनेगा नहीं ना सब। अभी तो वो कहावत है ना, सावन आता देख के कोयल भई मौन, अब दादुर वक्ता भैर हमको पूछत कौन। तो हम क्या होते हैं, जब आचार संहिता लगती है, चुनाव की घोषणा होती है ना, तब एकदम घर में रेस्ट में बैठ जाते, घर में बैठ जाते हैं। मैंने कहा भैया अब कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है ना। अब तो चारों तरफ बैंडों की टर्र शुरू हो गई है। अब तेरी वहां मीठी वाणी कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए जब चुनाव होते हैं तो 2-3 महीने के लिए हम घर में रेस्ट हो जाते हैं। अब आप जैसा कोई बुला ले तो आ जाते हैं, अलग बात है। हम लोग ऐलान करने वाले हैं और ऐलान करके बताएंगे कि 2024 में अगर हम ज्यादा कोशिश रहेगी हमारी 50% से ज्यादा, लेकिन 50% अगर ना भी हुआ तो हम 1 तिहाई निर्दलीय कैंडिडेट चुनवा करके पार्लियामेंट में भेजेंगे। ये हमारा वादा है।
हमने पूरे देश में नेटवर्किंग किया है और बहुत आसान है चुनाव जीतना, बहुत आसान है। उसका फॉर्मूला फिर कभी आपको बताऊंगा कि कैसे आसान है। आपको कुछ भी नहीं करना, उस फॉर्मूले पे अमल करना है और आपका काम फतेह। तो कोई पूछ कहने की जरूरत नहीं, आपको ज्यादा प्रचार प्रसार करने जाने की जरूरत नहीं। कोई करेंगे प्रचार प्रसार, खुद ही करेंगे, जनता खुद प्रचार प्रसार में लग जाएगी। ऐसा फॉर्मूला देने वाला। इसलिए अब की बार निर्दलीयों की सरकार, ये ऐलान 2024 में होगा। आप चाहें तो इसमें भी कर सकते हैं, मना नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि भाई हमने कोई रोक लगा रखी है, कोई पाबंदी लगा रखी है। आप चाहें तो यहां भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन करके देखो। मेरे इस ऐलान पे 19 में मैंने घोषणा की थी, लेकिन 19 के चुनाव में हमारी पर्याप्त ताकत और वो मामला नहीं था, जिसकी वजह से हम लोग वो नहीं कर पाए। लेकिन ये फॉर्मूला उस समय लीकेज हो गया था। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस समय पंचायती राज के चुनाव ईवीएम से नहीं होते थे। पंचायती राज के चुनाव बैलेट पेपर से होते थे 19 तक। तो मामला क्या हुआ? मामला ये हुआ कि बैलेट पेपर से चुनाव हुआ 19 के बाद में। जब यूपी में चुनाव हुआ पंचायती राज का, तो हैरानी की बात यह है कि अखबार में छप के आया था कि 68% निर्दलीय लोग चुन करके आए। 68%। ये आंकड़ा रिकॉर्डेड बात बता रहा हूं, कोई हवाई बात नहीं कर रहा। 68% पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य, निकाय के बोर्ड और लोग आपके पार्षद वगैरह होते हैं ना, ये लोग 68% निर्दलीय चुनकर के आए। और दुश्मन को पता लगा कि सत्यानाश नजदीक है, सत्यानाश नजदीक है। उस अखबार वाले को रातों रात पैसा देकर के उस अखबार को गायब कर रहा है। उसकी हजारों लाखों प्रतियां पूरी तरह से बंद कर दी गई। उन अखबार को बिल्कुल सील कर दिया गया, उसको पैसा देकर खरीद लिया गया। और उसके बाद में क्या किया? बाद में प्लान बनाया कि अगर इसी तरीके से हुआ तो जो फॉर्मूला यूपी में लागू हुआ है पंचायती राज चुनाव में, यही फॉर्मूला अन्य राज्यों में भी होगा। और अन्य राज्यों में हुआ तो लोग कहेंगे पंचायती राज चुनाव यानी बैलेट पेपर में इतने सारे निर्दलीय चुनकर आ रहे हैं, फिर ईवीएम की वजह से क्यों नहीं आ रहे हैं। इसलिए दुश्मन ने क्या सोचा कि अब पंचायती राज का चुनाव भी ईवीएम से होगा। और आपके यहां पहली बार पंचायती राज का चुनाव ईवीएम से हुआ। 8 दिन तक ईवीएम चुनाव आयोग के कंट्रोल में रही, बाड़मेर में रही। खुली बात कर रहा हूं, डरने और डरा बात नहीं है। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसकी बात कर रहा हूं, विदाउट इंफॉर्मेशन नहीं बोलते हम लोग। 90% आपका छोड़िए, डेलीगेट और जिला परिषद सदस्यों को छोड़ दीजिए, 90% सरपंचों की मशीन सेट हो गई थी। मशीन सेट होती है ना, आपको पता है। अब लोगों को बोलेंगे तो क्या कहते हैं, पढ़े लिखे लोग कहते हैं साहब आप भी हद करते हो, मशीनें को सेट होती है। तो मैं कई उदाहरण उनको दे चुका। मोबाइल हैक होता है भाई, ये होता है वो होता है, तुम्हारा इतना सारा कुछ हो सकता है। रिमोट कंट्रोल से आपका कुछ भी चल सकता है, ड्रोन आपका रिमोट कंट्रोल से उड़ सकता है। तब भी लोगों के समझ में नहीं आया। तो अब मैंने एक नया उदाहरण दिया कि चांद पर अगर हमारा विमान उतर सकता है रिमोट कंट्रोल से, तो आपकी ईवीएम कंट्रोल नहीं होती होगी क्या? अरे भाइयों, एक चीज आपको बता देना चाहता हूं। जिस दिन आप चुनाव करने के लिए जाते हो ना उधर, और जब मशीनों पे बटन दबाते और मशीन बोलती पीप पीप, आप खुश हो जाते हैं मेरा वोट पड़ गया। अरे तुम्हारा वोट तो वहां मशीनें जो पड़ी थी ना कलेक्टेड में, वही पड़ गया। हर मशीन का आंकड़ा सेट हो जाता है, वही हो जाता है पहले से, ऑलरेडी पहले सेट हो जाता है। आप तो खाली पीक बनाकर राजी होकर के आते हैं, ठीक है ना। अपना लोग तो बिकुड़ी हो जाती है, बिकुड़ी बाजी लड़ी। तो ये जो राजनीति है, इस राजनीति की सारी जड़ों को समझे बिना राजनीति करने उतरोगे तो मुझे लगता है वो आत्महत्या होगी, इससे बड़ा नहीं होगा।
इसलिए हमें पहले तो खास कदम करके वर्ग में आना होगा। वर्ग के अंदर हमें वर्गों को टिकट निर्दलीय टिकट देना चाहिए। वर्गों को, एक को वहां से खड़ा करो, एक को वहां से खड़ा करो, ठीक है ना। अगर आपने बालोतरा के अंदर मेघवाल को खड़ा किया, ठीक है, और अगर सिवाना में आपने माली को खड़ा किया, तो माली से आप कांटेक्ट करोगे और क्या कहोगे कि माली साहब, अगर वहां के मेघवालों का वोट लेना है तो यहाँ के माड़ियों को बोलो हमें दे। भाई तुम्हें जाट को खड़ा करेंगे और जाट को कहेंगे कि माड़ियों का और भीलों का SC/ST का वोट लेना है, तो बोलो जाटों को कि हमारे लोगों को वोट दे। एक कड़वी पटेल को टिकट देंगे बुढ़ा मालानी से और उसको कहेंगे कि कड़वियों को बोलो हमारे सभी मेंबर्स को जो हमारे खड़े हैं कैंडिडेट उनको वोट दे, तो हमारे सभी लोग आपको वोट देंगे। उसके हाथ में बजेगा झुंझुना, उसके हाथ में बजेगा डंडन, कुछ नहीं बचेगा। अगर आप चाहेंगे तो सब हो सकता है, लेकिन ये करना पड़ेगा, किए बिना नहीं होगा। और ये साफ जागृति की वजह से हम लोग क्या करते हैं मालूम है, मैं जागृत लोगों की कहता हूँ और मेरी बातें हमेशा कड़वी होती है। कुछ लोग मुझे बुलाना चाहते हैं, कुछ नहीं भी बुलाना चाहते हैं, ठीक है। कई बार कुछ लोगों के दबाव में भी बुलाना पड़ता है कि नहीं उनको बुलाओ तो बुलाना पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन मैं सच कहे बिना नहीं है। सरवण जी भी आए हुए हैं। अक्सर चुनावों के समय में हमारे लोगों के साथ क्या होता है मालूम है, पहले जब पशु मेले लगते थे ना, अभी तो कम हो गए, पहले पशु मेले लगते थे तो हमारे घरों में ऊंट होते थे, बैल होते थे, यही पशु होते थे। तो हम लोग मेले का जब मेला नजदीक आता था तो 15-20 दिन पहले उसको नहलाते थे, डेली उसको नहलाते थे, थोड़ा उसको अच्छा सा खाने को देते थे, कहीं दाना, कहीं कुछ दे दिया, कहीं कुछ दे दिया, देते थे ना। हम उसकी थोड़ी चाकरी बढ़ा देते थे और जब मेला नजदीक आता है, मेले में जाना होता था ना, उस दिन उसको बढ़िया से मोहरा बांधते थे, फिर उसको फुर्रा फुर्रा कुछ बूंदे बूंदे लगाते थे। बाबू देखा हंसिया, अब हंसी है बुरी है भारत तो खुद क्यों डाल रहा हूँ। 10-10 दागा हमारे घर में होता, ठीक है नहीं, 3.5 गाय हमारे घर में होती है, तो भेड़ लाने कबूल दूसरे जाएगा बाबा को बोले उस समय हम जानवरों को सजा करके मेले में ले जाने के लिए तैयार करते थे, तो जानवर अंदर से खुश होता था कि मेरा मालिक मेरी कितनी खातिरदारी कर रहा है, मेरा मालिक मुझे कितना सजा रहा है, अच्छा खिला रहा है। अब उस बेचारे को ये थोड़े ही मालूम है तो बिगड़ने वाला है, उसको ये थोड़े मालूम है बिगड़ने वाला है। और मेले में ले जाता है, 2-4 व्यापारी आते हैं, अच्छी कीमत देता है, उसके हाथ में रस्सी पकड़ा देता है, उसका देखता ही रहता है, इसीलिए कराया था। आजाद भाई लवली जी, चुनाव में भी यही होता है, जब चुनाव नजदीक आता है ये भी मेला है और बिकने वाले भी तैयार हैं, खरीदने वाले भी तैयार हैं और बेचने वाले भी और जो बेचने वाले होते हैं वो आपको सजाते हैं, आपको संभालते हैं, आपको तैयार करते हैं। थोड़ा सावधान, थोड़ा अलर्ट, दारू लेके आएंगे, जो लोग आपको कहेंगे कि कुछ आर्थिक मदद चाहिए क्या, उनको बोलिए कि अब मेले बंद हो गए हैं। बहुत शानदार दिया। अब उनको बोलो अभी मेले बंद हो गए हैं और हम भी बिकने बंद हो गए हैं। जिस दिन बिकना बंद कर दोगे तुम्हारी पूंछ लग जाएगी पीछे, हनुमान जी वाली, तुम्हारी पूंछ शुरू हो जाएगी, तुम्हारी इज्जत शुरू हो जाएगी, तुम्हारी कदर शुरू हो जाएगी और तुमने अपने वोट की कीमत को अगर पहचान लिया, अभी ऐलान हुआ था, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए भी ये नहीं है कि हम लोग कोई एक वर्ग तक सीमित हो जाए कि अपना वोट अपनी कास्ट को नहीं, अपने वर्ग को। हमारा वोट कहीं भी जाए कोई ऐतराज नहीं, कोई फर्क नहीं है, बस ब्राह्मण और ब्राह्मण की पार्टी में नहीं जाना चाहिए। ये अगर नहीं गया तो हमारी फतेह हो जाएगी। तो हम पहली कसम ये खाएं कि हमारा वोट, अरे इतना तो सोच समझ, अगर वोट की कीमत हमने पहचान ली ना तो निश्चित तौर पे 100 बार सोचेंगे। और जैसे जैसे तुलाराम जी समय नजदीक आएगा ना, जैसे जैसे कि अभी रात रही है, अभी सुबह हो गई है, अभी पोलिंग शुरू होने वाली है, अब मैं वोट देने जाने वाला हूं। जब आप वोट देने जाओगे, जब तक कमरे में जाओगे, जब मशीन के ऊपर
तब तक सोचोगे इसको देना चाहिए, इसको नहीं देना चाहिए। और अगर आपने बेच दिया तो आपका निश्चित है जाकर के दफन दे के आना है। इसलिए अगर आपके समाज को राजनीतिक रूप से मजबूत करना चाहते हो तो जो भी राजनीति के जागरूक लोग हैं, जो राजनीति के इच्छुक लोग हैं, वो लोग पहले अपने समाज को संगठित करें, वोट की कीमत बताएं और उन लोगों को संगठित करके फिर निर्णय लें कि कोई भी हो। देखो, टिकट सारी जातियों को नहीं दिया जा सकता, ये संभव ही नहीं, संभव ही नहीं। टिकट तो किसी न किसी जाति को दिया जाए, लेकिन क्या रिजर्व सीटों के अलावा हम चुनाव नहीं जीत सकते? मैं आपको बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला दे रहा हूं, जो निर्दलीय वाला, ठीक है ना। और SC ST की रिजर्व सीट से मत करना। कहीं आप कह दो ना ताराराम जी ने कह दिया जितनी रिजर्व, और फिर उनके जो सवर्ण होते हैं, कुछ भी होते हैं, अन्य जातियों को वोट देते हैं, जिता देते हैं। अरे जनरल की सीट को तो बिल्कुल भूल जाओ, वहां से तो भोड़ा भाड़ा कैसा भी जीत कर हमारा ही आएगा, ठीक है। अगर कांग्रेस से आ गया, बीजेपी से आ गया, किसी से भी आ गया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा तो विधानसभा में, पार्लियामेंट में ना वही आएगा ना। और अगर वहां आप पहले से खड़े हैं तो फिर आपसे नजरें मिला करके सोचेगा कि रहना तो इनके साथ से। तो वो तो हमारी सीटें है ही है। हमें सामान्य की सीटों पर चुनाव लड़ना आना चाहिए। जब ये बात मैंने आज से 10 साल पहले कही तो मुझे बहुत सारे लोगों ने क्या कहा, मुझे कहा साहब जनरल की सीट पे अपन कैसे लड़ सकते हैं, वो तो सीट ही हमारी नहीं है। उनको सिर्फ इतना ही पता था कि हम रिजर्व की सीट पे ही हम लड़ सकते हैं और सामान्य की सीट पे सिर्फ सामान्य वाले ही लड़ सकते हैं। अरे भाई, सामान्य की टिकट सीट पर आप भी लड़ सकते हो, SC ST OBC माइनॉरिटी कोई भी लड़ सकता है जनरल सीट से। तो आप जनरल सीट से चुनाव लड़ो। अब दोनों पार्टियां मजबूत जाति को वोट दे देगी, टिकट दे देगी, एक उस मजबूत को, एक उस मजबूत को। दोनों मजबूतों ने अपनी मजबूती पकड़ ली। अब इस समाज के अंदर OBC की बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जिनको 75 साल में टिकट तो छोड़ो, ये भी नहीं पूछा गया कि वोट किसको दोगे। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी जातियां हैं OBC में। SC ST का तो मामला बात है। OBC में ऐसी जातियां हैं जिनको आज दिन तक वार्ड पंच भी नहीं बनाया गया, वार्ड पंच भी नहीं बनाया गया। ऐसी जातियां हैं, उनको साथ में आना पड़ेगा। वो आएगी आपके साथ कि भैया ये भी हो तो पहला ही धापोड़ा, वो ठीक है। इस प्रकार से हमको ये राजनीति को प्रभावित करना पड़ेगा, तब जाकर के या तो वो आपके पास आकर घुटने टेकेंगे या फिर वो आपसे पूछेंगे बाड़मेर जिले और बालोतरा जिले की विधानसभाओं में टिकट किसको दे रहे हैं। बताइए तोलाराम जी, बताइए दानी साहब, बताइए हुक्माराम जी, और बताइए बहन जी आपके पास आए हैं, आप इस समाज के अग्रणी हैं, आप बताइए कि यहाँ किन किन को टिकट देना है। वो पूछने आए, वो तुम्हारे मंत्री के पास पूछने आएंगे अगर तुमने ये ताकत पैदा की। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि सामाजिक जागरण, और सामाजिक जागरण होने के बाद कम से कम इतना जरूर करो कि कहीं पर भी हम बड़ी मुश्किलों से कार्यकर्ता तैयार करते हैं और तैयार करते हैं कि समाज के लिए लड़ेंगे, और आगे जाकर के वो लोग किसी न किसी दल में या किसी न किसी पार्टी में जाके अपने मुझे नाराजगी नहीं है, वो आप खुद अपने आप को शून्य कर रहे हैं, आप खुद शून्य कर रहे हैं। इसलिए शून्य करना बंद करो, फिर न तो समाज में आपकी कीमत रहेगी, न वैल्यू रहेगी, और न ही अपने आप में रहेगी। और वहां तो होनी ही नहीं है कभी, वहां तो कभी भी नहीं होनी है। वहां तो आप झाड़ू लगाने और दरी बिछाने वाले ही रहोगे, चाहे आप कहीं भी चले जाओ। हाँ ठीक है, कोई बन जाए, हमारे कानून मंत्री बन जाए तो अलग बात है, उनकी नहीं कह सकते हम। इसलिए साथियों, आपने बढ़िया और भव्य आयोजन किया, बड़ी मेहनत करके आप लोगों ने इस जवान समाज को जगाने के लिए होते हैं, कई मल्टीपल पे, शिक्षा पे, सब चीजों पे होते हैं। मैंने भी इनको हाथ दिया, इसलिए हाथ दिया, मैंने कहा मैं आऊंगा ताकि मैं अपने समाज को राजनीतिक दिशा दे पाऊं, राजनीतिक दिशा
दे पाऊंगा। हो सकता है कुछ मेरी बातें खट्टी भी होगी, मीठी भी होगी, कड़वी भी होगी, लेकिन उन बातों पे अगर आप अमल करेंगे तो आप इस देश के हुक्मरान जरूर बनेंगे। ये जो है पर्ची आई है उसमें परयू में क्या है 10 दिन में अगला प्रोग्राम। चलिए थे 10 दिन बाद में क्या तारीख आएगी, उसका क्या शेड्यूल है वो आपको बताया जाएगा। लेकिन जहां तक मैं यहाँ आसपास में हूँ तो मेरा पूरा समय समाज के लिए है, हमेशा रहता है, ऐसा नहीं है। मैं तो शायद ये सोच के कभी आता हूँ बाहर से घर पे कि अब की बार 2-4 दिन घर पे रहकर घर का काम करेंगे, लेकिन जैसे ही साथियों को पता चलता है कि वो यहाँ आए हुए हैं तो लोग फटाक से प्रोग्राम बढ़ा देते हैं। अच्छी बात है, ये भी बहुत अच्छी पहल है। आप इतनी मेहनत करते हो और करनी चाहिए। आपने इतने अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद, आभार, और हमें बुलाया उसके लिए भी आपका धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत। जागो मूल निवासी, जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। मूल निवासियों के हक अधिकारों के लिए देश में हो रहे जन आंदोलन की प्रत्येक गतिविधियों की जानकारी के लिए मूल निवासी जन आंदोलन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान पर क्लिक करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट भी जरूर करें। धन्यवाद।